हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके परिवार क्रैक विथ रवि में। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं क्रैक विथ रवि पे। यहाँ पे हम लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी जीडी की तैयारी में हम लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे थे। आज हम लोग एक मैराथन वीडियो देखेंगे स्टैटिक जीके की। किसकी? स्टैटिक जीके की, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आने वाले क्वेश्चन है। इसमें हम लोग एक बड़ी वीडियो लेंगे मैराथन, जिसमें स्टैटिक जीके की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होंगे। इसमें लगभग आपको मिलेंगे 100 प्लस क्वेश्चन एक ही वीडियो में, जो पुराने प्रीवियस ईयर में भी आए हैं और उनसे रिलेटेड जो बनने वाले क्वेश्चन हैं उसको भी हमने कवर किया है। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे। वहाँ से आपको सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। यहाँ पर आपको अच्छी से अच्छी तैयारी करवाई जाएगी और सारी चीज़ें आपको निःशुल्क मिलेंगी। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, कैसे हम क्वेश्चन पे अप्रोच करेंगे, क्या क्या देखेंगे क्वेश्चन में, शुरू करते हैं। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि दयानंद सरस्वती, क्या दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? इसका मतलब है कि किस मिशन के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी थे। तो दयानंद सरस्वती जी किसके संस्थापक थे? तो ये आर्य समाज के संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे? आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। कब हुई थी? 1875 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। ठीक है। ब्रह्म समाज, और ऑप्शन देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक। और चिन्मय मिशन की स्थापना किसने की थी? तो चिन्मय मिशन की स्थापना चिन्मयानंद सरस्वती जी ने की थी। किसने की थी? चिन्मयानंद सरस्वती जी ने की थी। ठीक है, नंद सरस्वती जी ने की थी। ठीक है। और प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। प्रार्थना समाज तो कौन किया था? आत्माराम पांडुरंगा ने। किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग ने किसकी स्थापना की थी? प्रार्थना समाज की। हमारा क्वेश्चन क्या था कि दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। समझ में आया? ये पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A प्रदान करता है, कौन सा अधिकार प्रदान करता है? 21A, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A है, ये किसका अधिकार प्रदान करता है? तो ये हमें शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। 6 वर्ष से 14 वर्ष को बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का अधिकार प्राप्त करता है। ठीक है। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 अनुच्छेद में है। किसमें? 12 से लेकर 35 अनुच्छेद में। कभी कभी इसका भाग भी पूछ लेता है, तो भाग 3 में है। भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार हैं। समझ में आया आपको? इस 2002 में जब 86 संविधान संशोधन हुआ, कौन? 86वां संविधान संशोधन जब 2002 में हुआ, उसमें हमें 21A में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 21A में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। ठीक है, समझ में आया आपको? जैसे जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, इनको कितने भागों में बांटा गया है? तो इनको 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, किन भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। समानता का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार, समानता कहां से कहां तक है? तो 14 से 18 तक समानता है। उसके बाद क्या है? स्वतंत्रता है। क्या है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कहां से कहां तक है? तो 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता है। ठीक है। और शोषण कहां तक है? शोषण के विरुद्ध क्या है? शोषण के विरुद्ध 22 से लेकर 24 तक है। इसी के साथ आगे अगला क्या है हमारा? धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता कहां से कहां तक है? 25 से लेकर 28 तक है। यह धर्म की स्वतंत्रता है। और संस्कृति की स्वतंत्रता कहां है? संस्कृति की स्वतंत्रता है 29 और 30 में। ठीक है। साथ साथ एक और है, संवैधानिक उपचारों की स्वतंत्रता। क्या? संवैधानिक उपचारों की स्वतंत्रता। ये किस में है? ये अनुच्छेद 32 में है। ये हमारी 6 प्रकार की हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। समझ में आया?
पूरे क्वेश्चन से आपका मौलिक अधिकार क्लियर हो गया। मौलिक अधिकार किस भाग में आता है? भाग 3 में। किस अनुच्छेद में आता है? 12 से लेकर 35 तक। कितने में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 21A मौलिक अधिकार में जोड़ा गया, जिसमें शिक्षा का अधिकार हमें प्राप्त हुआ। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1983 में क्रिकेट विश्व कप 1983 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे बनने वाले सारे क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। क्रिकेट विश्व कप जो 1983 हुआ था, ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। ठीक है, कहाँ आयोजित हुआ था? इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। ठीक है, ये कब से कब तक चला था ये भी जान लीजिए आप। तो ये 9 जून से लेके 25 जून तक चला था। ठीक है, 9 जून से लेके 25 जून तक चला था 1983 में। ठीक है, टूर्नामेंट में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो कुल 8 टीमों ने भाग लिया था। विजेता कौन रहा था? तो विजेता भारत हुआ था। कौन हुआ था? भारत हुआ था। कप्तान कौन थे हमारे? कपिल देव जी थे। कौन? कपिल देव। ठीक है, उपविजेता कौन रहा था? तो उपविजेता रहा था वेस्ट इंडीज। कौन था? वेस्ट इंडीज। ठीक है, ये हमारी उपविजेता रही थी। भारत हमारा विजेता रहा था, कप्तान कपिल देव जी थे और उपविजेता वेस्ट इंडीज थी। ठीक, समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? क्या योजना आयोग की स्थापना कब हुई? इसमें हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, जो किसी ना किसी एग्जाम में एसएससी के जरूर रिपीट हुआ है 1-2 बार, सीजीएल में, सीपीओ में और एमटीएस में, 10+2 में, जीडी में। उन्हीं क्वेश्चनों को हमने इसमें लिया है, साथ साथ उनकी पूरी व्याख्या बहुत अच्छे से देखते हैं। तो क्या था? योजना आयोग की स्थापना कब की गई? तो योजना आयोग की स्थापना कब की गई? ये 1950 में की गई, जब भारत पूरी तरह से आज़ाद हो गया या गणतंत्र बन गया, तब इसकी स्थापना की गई, योजना आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, जो योजना आयोग था इसी को भारत में पंचवर्षीय योजना के नाम से भी जाना गया। ठीक है, पंचवर्षीय योजना के नाम से भी जाना गया। अब योजना आयोग को खत्म कर दिया गया। कब खत्म कर दिया गया? 2014 में। इसके स्थान पर क्या आ गया? इसके स्थान पर नीति आयोग आ गया। क्या आ गया? नीति आयोग। योजना आयोग के स्थान पर क्या आ गया? नीति आयोग आ गया। ठीक है, चलिए हाँ, जो नीति आयोग है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ऐसे ही योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये भी प्रधानमंत्री ही होते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां नाम किससे जुड़ा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार कोई ऐसा एग्जाम, वैसे ही कोई ऐसा एग्जाम होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना आता हो। बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित हैं, या फिर उनका जो वो बजाते थे उसको दे दिया जाएगा, इससे कौन संबंधित हैं, मिलान के लिए क्वेश्चन दे दिया जाएगा। इन्हें पूछा जाएगा कब पुरस्कार मिला था, कौन कौन सा पुरस्कार मिला था, कहाँ ये पैदा हुए थे। आइए सब कुछ इनके बारे में पूरी डिटेल से जानते हैं। क्या है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किससे नाम इनका जुड़ा है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे वो क्या बजाते थे? उस सहनाई बजाते थे। क्या बजाते थे? सहनाई बजाते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म बनारस में हुआ था। कब हुआ था? इनकी मृत्यु बनारस में हुई थी। क्या हुई थी? इनकी मृत्यु बनारस में हुई थी। अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई, 2006 में इनकी मृत्यु बनारस में हुई। कहाँ हुई? बनारस में हुई। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सहनाई बजाते थे। ठीक, इनके बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम कमरुद्दीन खान था। क्या नाम था? कमरुद्दीन खान। ये भी एक बार एग्जाम में आया था कि इनके बचपन का क्या नाम था, तो इनके बचपन का नाम कमरुद्दीन खान था। ठीक है, ये जो थे ये दोनों हिंदू और मुस्लिम धर्म दोनों को मानने वाले थे, इसलिए इनको आगे चल के भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न से इनको 2001 में सम्मानित किया गया। कब सम्मानित किया गया? 2001 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और 1956 में इसमें भारत रत्न, ठीक है, और 1956 में इनको संगीत नाट्य अकादमी का पुरस्कार मिला। क्या? संगीत नाट्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया। संगीत नाट्य अकादमी, ठीक है, पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। समझ में आया आपको? ऐसे ही जो और आने वाले हैं, जैसे हम आपको बता रहे हैं, जैसे ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हो गए, ये किससे संबंधित हो गए? सहनाई से संबंधित हो गए। ऐसे बहुत पूछे जाते हैं। पंडित रविशंकर, कौन? पंडित रविशंकर। तो रविशंकर क्या बजाते हैं? रविशंकर ये क्या बजाते हैं? शंकर सितार। क्या?
शंकर सितार, ऐसे याद कर लीजिए, शंकर सितार। रविशंकर क्या बजाते हैं? सितार वादक हैं। जैसे बहुत आते हैं हरिप्रसाद चौरसिया, कौन? हरिप्रसाद चौरसिया, ये क्या बजाते हैं? तो हरिप्रसाद चौरसिया जी क्या बजाते थे? बांसुरी बजाते थे। क्या बजाते थे? बांसुरी बजाते थे। ठीक है, चौरसिया बांसुरी, ठीक है, चौरसिया बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते थे? बांसुरी बजाते थे। ठीक है, और एक और आपके बहुत ही फेमस है अमजद अली खान, ये थोड़ा अलग है, बहुत पूछा जाता है। अमजद अली खान, क्या? अमजद अली खान, ये क्या बजाते थे? ये सरोद बजाते थे। क्या बजाते थे? सरोद बजाते थे। ठीक है, अमजद अली खान सरोद बजाते थे। समझ में आया आपको? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, इसलिए हमने और आपको एक्स्ट्रा लिखवा दिया है। हम एक वीडियो लाएंगे डांस से रिलेटेड, कौन किस डांस से संबंधित थे, कौन वाद्य यंत्र से भी एक वीडियो लेके आऊँगा, कौन क्या बजाते थे। ठीक है, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और इन सब की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम का जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे, वहाँ से आप लिंक क्लिक करके डायरेक्ट ज्वाइन करिए, सारी पीडीएफ आपको वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से बंगाल के गठन में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? देखिए, हिस्ट्री से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, और वाद्य यंत्र से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, पॉलिटी से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। आगे एक दो क्वेश्चन आपको करंट से भी रिलेटेड मिलेगा। करंट की तो एक मैराथन वीडियो आने वाली है साल के अंत तक, पूरे साल का करंट अफेयर्स जो आपके एसएससी जीडी के लिए पर्याप्त होगा, पूरा उसी से फंस जाएगा। एक मैराथन वीडियो आएगी, ज़्यादा लंबी भी नहीं आएगी, 1 से 2 घंटे की वीडियो आएगी, पूरा उसी से आपका कवर हो जाएगा। इन सब के लिए आप को सबसे पहला काम करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, दूसरा लोगों को शेयर भी करना पड़ेगा, जो आपके साथ तैयारी करने वाले हैं उनको जरूर शेयर करिए। आइए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? निम्नलिखित में से बंगाल के गठन में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो जो बंगाल का गठन हुआ था, जैसे उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका मुर्शीद कुली खान ने निभाई थी। किसने? मुर्शीद कुली खान ने बंगाल के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 में भी आया था। एसएससी सीजीएल 2024 में भी आया था। समझ में आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंगाल के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका मुर्शीद कुली खान ने भी निभाई थी। आइए थोड़ा जानते हैं बंगाल का गठन। बंगाल के पहले नवाब कौन थे? मुर्शीद कुली खान ही थे। कब से कब तक थे ये? तो ये 1717 से लेके 1727 तक थे। कब से कब तक थे? 1717 से लेके 1727 तक थे। ठीक है, इन्होंने क्या नाम है, बंगाल के गठन किया था, या बंगाल के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा संविधान से रिलेटेड है। जानते हैं आप संविधान का वेटेज अच्छा खासा होता है, 20 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन आपसे मिल ही जाता है। वहीं साथ साथ आपको वाद्य यंत्र से भी 1 क्वेश्चन मिलता है। तो आइए देखते हैं संविधान का ये क्वेश्चन क्या है और इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। क्या है? भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में राज्यों में विधानमंडलों के संविधान का प्राविधान है? राज्यों में विधानमंडलों के संविधान का प्राविधान किस आर्टिकल में है? तो ये है आर्टिकल 168 में। किसमें? आर्टिकल 168 में है। ठीक है, इसमें क्या है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा जिसमें एक राज्यपाल होगा। क्या? प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा जिसमें एक राज्यपाल होगा। ठीक है, हाँ, ये जो हमारे स्टेट हैं, क्या है, यूनियन टेरिटरी को छोड़ के जो हमारे स्टेट हैं वहां की बात की गई है। साथ साथ 2 यूनियन टेरिटरी, अब तो 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी भी हो गई है जहां पे विधानसभा भी है। जैसे जम्मू कश्मीर हो गई है जो नई बनी है, अभी हाल ही में वहाँ इलेक्शन भी हुआ है, चुनाव भी हुआ है। एक दिल्ली है और एक पुदुचेरी है। 3 जगह ऐसे हैं कि जहाँ पे चुनाव होते हैं विधानसभा का, वहाँ का मुख्यमंत्री भी होता है। समझ में आया आपको? और अनुच्छेद जैसे इसमें 163 दिया है, तो 163 क्या कहता है? राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद भी होगा। क्या? राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद भी होगा। समझ में आया? वहीं 165 क्या है कि राज्य के लिए एक महाअधिवक्ता होगा। क्या होगा? राज्य के लिए एक महाअधिवक्ता होगा। राज्य की महाअधिवक्ता से ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। वहीं 167 क्या है? सूचना देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, मतलब मुख्यमंत्री को राज्यपाल को सूचना देनी ही देनी है कि क्या हो रहा है राज्य में, कैसे क्या चल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 168 हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं।
ये है इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन। क्या है? इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन, अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से किसे हॉट मनी कहा जाता है? क्या? किसे हॉट मनी कहा जाता है? तो हॉट मनी किसे कहा जाता है? ये है FII को। क्या? FII को, इसे क्या कहा जाता है? हॉट मनी कहा जाता है। ठीक है, इसका कभी कभी हिंदी रूप भी पूछ लेता है, तो इसका हिंदी रूप क्या होता है? विदेशी संस्थागत निवेशक। क्या? निवेशक। ठीक है, कभी कभी इसका हिंदी रूप पूछ लेता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको हॉट मनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉट मनी भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जनगणना से आ गया, क्योंकि नई जनगणना की रिपोर्ट अभी आई नहीं है, तो जनगणना 2011 की ही अभी भी पूछी जा रही है, और जनगणना से क्वेश्चन जरूर से जरूर एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। क्या है जनगणना से क्वेश्चन? जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या घनत्व है? मतलब सबसे ज्यादा, जो ये ऑप्शन दिए हैं इसमें सबसे ज्यादा प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व किसका है? जो ऑप्शन दिए हैं हमें उसे ही देखना है। सबसे ज्यादा जो जन घनत्व है वो कहाँ है? वो बिहार का है, लेकिन हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है? सबसे ज्यादा जन घनत्व झारखंड का है। किसका है? झारखंड का। हम सबके जनघनत्व के बारे में भी लिख ले रहे हैं। सबसे ज्यादा जनघनत्व, जैसे इसका कितना है? 414 है। गोवा का कितना है? गोवा का 394 है। वहीं महाराष्ट्र का कितना है? महाराष्ट्र का 365 है। वही साथ साथ गुजरात का, महाराष्ट्र के साथ साथ, सॉरी, महाराष्ट्र का कितना है? 365 है। और गुजरात का कितना है? तो गुजरात का है 308। ठीक है, गुजरात का 308, महाराष्ट्र का 365 है। समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं क्या है हमारा। एक वीडियो जनगणना पे आएगी, जनगणना को मैं बहुत डिटेल से खत्म करूंगा, क्योंकि जनगणना से क्वेश्चन हर एग्जाम में फंसते हैं। तो जनगणना की एक वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। पूरी जनगणना 15 से 20 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और जो भी बने हैं उनको भी लाऊंगा प्रैक्टिस सेट के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI, क्या? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI पर नीति तैयार करने के लिए नोडल विभाग क्या है? जो हमारा विदेशी रिजर्व है, क्या है? विदेशी निवेश है, उस पर जो नीति तैयार करता है उसका नोडल विभाग कौन होता है? तो ये होता है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। क्या होता है? उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। ठीक है, ये जो उनकी नीति होती है उस नीति को तैयार करता है। क्या से क्या है, ये सब नीति कौन तैयार करता है? तो यही तैयार करता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कई विद्वानों का तर्क है कि टाइग्रिस यूफ्रेटर घाटी में मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को कहते थे। मतलब जो भी लोग थे वो सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे? तो वो क्या कहते थे? मेलुहा कहते थे। क्या कहते थे? मेलुहा कहते थे। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है। कौन सी बुक किससे संबंधित होती है, यह भी क्वेश्चन आता है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी PT ऊषा की आत्मकथा है? PT ऊषा की आत्मकथा है। PT ऊषा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इस समय ओलंपिक की, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं। PT ऊषा इस समय भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं, इसलिए ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है क्वेश्चन। तो इनकी जो आत्मकथा है इसको क्या कहा जाता है? तो इनकी आत्मकथा गोल्डन गर्ल है। क्या है? इनकी आत्मकथा गोल्डन गर्ल है। लिखी किसके द्वारा गई है? तो ये लिखी भी पूछा जाता है, तो ये लोकेश शर्मा के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? लोकेश शर्मा के द्वारा लिखी गई है। कौन? गोल्डन गर्ल। कभी कभी ये पूछ लेता है कि गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? लोकेश शर्मा। ये भी पूछ लेता है कि गोल्डन गर्ल किसकी आत्मकथा है? ये किसकी आत्मकथा है? PT ऊषा जी की आत्मकथा है। समझ में आया? PT ऊषा जी सबसे बढ़िया प्रदर्शन 1984 को जो लॉस एंजल्स का ओलंपिक हुआ था उसमें उन्होंने किया था। उसके बाद 86 में जो वो हुआ था एशियाई खेल, उसमें 200 मीटर, 400 मीटर और 400 मीटर की दौड़ दौड़ी थी उन्होंने। ठीक, आगे देखते हैं। जैसे इसमें क्या है? प्लेइंग इट माई वे, ये किसकी पुस्तक है या किसकी आत्मकथा है? तो प्लेइंग इट माई वे ये सचिन की आत्मकथा है। किसकी? सचिन की आत्मकथा है।
प्लेइंग इट माई वे सचिन की आत्मकथा है। और सनी डेज किसकी आत्मकथा है? तो ये सुनील गावस्कर की आत्मकथा है। किसकी? सुनील गावस्कर की आत्मकथा है। ठीक है। द रेस टू माई लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द रेस टू माई लाइफ ये किसकी है? ये मिल्खा सिंह की है। किसकी है? मिल्खा सिंह की है। द रेस टू माई लाइफ मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। ठीक। वहीं प्लेइंग इट माई वे सचिन की आत्मकथा है। सनी डेज सुनील गावस्कर की आत्मकथा है। और गोल्डन गर्ल पीटी उषा की, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन था। ये गोल्डन गर्ल किसकी आत्मकथा है? पीटी उषा की है। प्लेइंग इट माई वे सचिन की आत्मकथा है। द रेस टू माई लाइफ मिल्खा सिंह की, द रेस टू माई लाइफ मिल्खा सिंह, सनी डेज सुनील गावस्कर की। ऐसे और भी कुछ हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो आपको लिखा रहा हूं, लिख लीजिएगा। जैसे अनब्रेकेबल आती है। क्या? अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? अनब्रेकेबल ये किसकी आत्मकथा है? तो ये है मैरी कॉम की आत्मकथा। किसकी? मैरी कॉम की आत्मकथा। ठीक है। ऐसे ही एक और बहुत पूछा जाता है, कौन? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। क्या? माई लाइफ ये किसकी है? ये किसकी आत्मकथा है? ये युवराज सिंह की आत्मकथा है। किसकी? युवराज सिंह की आत्मकथा। इन्होंने उसमें अपने जो इनको कैंसर हुआ था उसके बारे में या पूरी अपनी आत्मकथा ही लिखी है उसमें। समझ में आया? ये 2-3 और बहुत पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जट जटिन झिझियन नृत्य कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? झिझियन नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? ये बिहार का लोक नृत्य है। कहाँ का? बिहार का लोक नृत्य है। ठीक है। जैसे यहाँ के और बता रहा हूँ, कजरी लोक नृत्य आता है। कजरी में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये उत्तर प्रदेश का भी है और बिहार का भी है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का भी है और बिहार का भी है। ठीक है। और एक यहाँ का बहुत पूछा जाता है, कौन? लौंडा नाच, ये यहाँ का लोक नृत्य है। लौंडा नाच, कजरी, ये सब बिहार के लोक नृत्य हैं, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक और आता है झुमरी नृत्य। कौन सा? झुमरी नृत्य, ये भी बिहार का ही है, लोक नृत्य है। होली नृत्य, झुमरी नृत्य, लौंडा नाच, कजरी, ये सब कहाँ के हैं? बिहार के लोक नृत्य में आते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आपने भी देखा होगा, कहीं कहीं आपने शॉर्ट वीडियो में देखा होगा। किस देश को दुनिया का कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है? दुनिया के कॉफ़ी का कटोरा किसे कहा जाता है? सबसे ज़्यादा दुनिया की कॉफ़ी कहाँ पैदा होती है? ये ब्राज़ील में होती है। कहाँ होती है? ब्राज़ील में होती है। तो ब्राज़ील को दुनिया में कॉफ़ी का कटोरा भी कहा जाता है। ऐसे कुछ शहर हैं, उनके उपनाम के बारे में बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। जैसे भारत के ही कुछ शहर हैं, कई एग्जाम आप दिए होंगे, उसमें पूछा गया होगा। जैसे नीला शहर किसे कहा जाता है? तो नीला शहर किसे कहा जाता है? नीला शहर जोधपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। ठीक है। वहीं ऐसे ही आगरा को क्या कहा जाता है? ताज शहर कहा जाता है। किसको? ताज शहर। ताज शहर आगरा को कहा जाता है। ठीक है। ताज शहर आगरा को कहा जाता है। ये शहरों के उपनाम है। संतरों का शहर बहुत पूछा जाता है। संतरों का शहर किसे कहा जाता है? संतरा सबसे ज्यादा कहाँ होता है? नागपुर में होता है। कहाँ होता है? नागपुर में होता है। तो उसको संतरों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है। अंगूर का शहर या अंगूरों का शहर, तो अंगूर सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? अंगूर सबसे ज्यादा नासिक में होते हैं। क्या होते हैं? नासिक में होते हैं। तो अंगूरों का शहर कहा जाता है। गुलाबी शहर, नीला शहर, गुलाबी शहर। गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? पिंक सिटी। पिंक सिटी क्या है? तो पिंक सिटी है जयपुर। क्या है? जयपुर। ठीक। वहीं जैसे महलों का शहर किसे कहा जाता है? महलों का शहर किसे कहा जाता है? कलकत्ता को कहा जाता है। किसको? कलकत्ता को महलों का शहर कहा जाता है। ऐसे उपनाम, बहुत सारे उपनाम हैं, कुछ हमने आपको लिखवा दिया है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उपनाम से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। जैसे आया था सफ़ेद शहर किसे कहा जाता है, मतलब सफ़ेद किसे कहा जाता है? तो अजमेर को सफ़ेद कहा जाता था। ठीक है। ऐसे ही नीला है, गुलाबी है। नीला किसे कहा गया? जोधपुर को कहा गया। गुलाबी किसे कहा गया? जयपुर को कहा गया। महलों का शहर कलकत्ता को कहा गया। अंगूर का शहर नासिक को, संतरे का शहर नागपुर, ताज शहर आगरा को। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है ये? कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सबसे कम उम्र प्राप्तकर्ता कौन है? जो सबसे कम उम्र में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किए हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये पुराना क्वेश्चन है, इसलिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार लिखा गया है। इसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद
पुरस्कार कर दिया गया है। सबसे कम उम्र में किसे प्राप्त हुआ था ये? तो सबसे कम उम्र में अभिनव बिंद्रा को प्राप्त हुआ था। बाकी जितने लोग लिखे हैं लगभग सबको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त है। गीता सेठ को भी प्राप्त है, विराट कोहली को भी प्राप्त है, विश्वनाथन आनंद को भी प्राप्त है। सबसे कम उम्र में अभिनव बिंद्रा को, विश्वनाथन आनंद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पहले व्यक्ति थे। कौन थे? पहले व्यक्ति थे जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। 2018 में विराट कोहली को मिला था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। वहीं गीता सेठ को कब मिला था? ये 1992 में मिला था। कब मिला था? 1992 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। विराट कोहली 2018 और विश्वनाथन आनंद ये सबसे पहले व्यक्ति थे। 1991 में इनको मिला था। कब मिला था? 1991 में इनको मिला था। ठीक है। और अभिनव बिंद्रा ये सबसे कम उम्र के हैं, इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है। ठीक है। आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में अपना जानते हैं। हाँ, राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन बहुत आते हैं। हमने एक वीडियो डाली है, 60 वीडियो राष्ट्रीय उद्यान की, आप लोग जाएं उसको देखें। उसमें नेशनल पार्क के बारे में बताया गया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? रणथंभौर। क्या है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? रणथंभौर किस राज्य में स्थित है? रणथंभौर राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 392 वर्ग किलोमीटर। कितना? 392 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। ये सबसे प्रसिद्ध, भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से जाना जाता है। ठीक है। इसमें क्या है? यह जो है ये तेंदुआ के संरक्षण और मगरमच्छ के संरक्षण के लिए जाना जाता है, जो राजस्थान राज्य में है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में जैसे आप देखे होंगे, क्या है? चंदौली में एक है और खीरी लखीमपुर में एक है, दुधवा नेशनल पार्क। ऐसे ही रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमार मॉडल पर आधारित थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमार मॉडल पर आधारित थी? तो पहली ही जो पंचवर्षीय योजना हमारी आई थी वो हैरोल्ड डोमार मॉडल पर आधारित थी। ठीक है। ये कब आई थी? तो ये 1951 से लेके 1956 तक चली थी। कब चली थी? 1951 से लेके 1956 तक चली थी। और इसमें क्या हुआ था? इसका जो मुख्य वो था कृषि पे था। इसका जो मुख्य फोकस था वो कृषि पर था। ठीक है। मुख्य फोकस कृषि पर था। ठीक है। इसमें जो लक्ष्य रखा गया था वो लक्ष्य रखा गया था, इस योजना की सफल जो लक्ष्य रखा गया था, लक्ष्य से 3.6% इसकी वृद्धि हुई थी। मतलब इसमें जो वृद्धि 1.5 इसका लक्ष्य रखा गया था, 2.1% अधिक वृद्धि हुई थी। कितनी वृद्धि अधिक हुई थी? 2.1% अधिक वृद्धि हुई थी। ये पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में हो गया। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में भी थोड़ा बहुत जानते हैं। ये कब से कब तक चली थी? तो ये 1956 से लेके 1961 तक चली थी। कब? 1956 से लेके 1961 तक चली थी। इसको पीसी महालनोबिस के नाम से जाना जाता है। पीसी महालनोबिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और इसमें क्या है? इसमें भारी उद्योग पर फोकस किया गया था। इसका जो मेन फोकस था वो भारी उद्योग पर था। इसकी जो प्रतिशत सफल रहा था, ये कितना? 4.1% सफल रहा था। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब चली थी? तो ये 61 से लेके 66 तक थी। कब? 61 से लेके 66 तक थी। इसको क्या कहा जाता था? इसको गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता। क्या? गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता था। ठीक है। इसकी जो वृद्धि दर थी वो 5.6% थी। ठीक है। और हमारे ऑप्शन में क्या है? पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेके 1978 तक चली थी। 74 से लेके 78 तक चली थी। समझ में आया आपको? इसको किस नाम से जाना जाता है? डीपी धर। क्या? डीपी धर। चारों ऑप्शन क्लियर हुआ आपके? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आ गया हमारा संविधान का क्वेश्चन। समवर्ती सूची का विचार किस देश से लिया गया है? तो समवर्ती सूची का विचार किस देश से लिया गया है? ये समवर्ती सूची, जैसे हमने आपको एक वीडियो बनाई है संविधान की यात्रा के नाम से, आप उसमें जाएंगे तो आपको संविधान से जितने
वो लिए गए हैं, संविधान के जितने भी स्रोत हैं सबको मैंने एक 5 से 10 मिनट की वीडियो में बता के खत्म कर दिया है कि संविधान के स्रोत कहाँ से क्या लिया गया है, कहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है उसको हमने उस वीडियो में खत्म किया है। आप लोग जाएं उसको जरूर देखें। आइए इसको देखते हैं। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से इसका विचार किया गया है। संयुक्त बैठक भी ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई है, याद रखिएगा। संयुक्त बैठक, क्या संयुक्त बैठक का विचार भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। व्यापार की स्वतंत्रता, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऐसे ही हमने पूरा जितने भी देश से लिया गया, जो लिया गया, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, ऐसे ही एक वीडियो में पूरा खत्म किया है, उसको आप लोग जरूर देखें। जैसे इसमें जो जो ऑप्शन है हम उनके बारे में आपको बता दे रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। क्या? संशोधन की प्रक्रिया। वहीं कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है एक संघ की, क्या है? एक मजबूत केंद्र में, मतलब केंद्र के संघ के बारे में लिया गया है। ठीक है, संघ के बारे में लिया गया है। साथ साथ जर्मनी से क्या लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है आपातकाल। क्या? आपातकाल। जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची जो हमारा क्वेश्चन था, वहीं संयुक्त बैठक, और कनाडा से संघ, और आपातकाल कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। आप अगर अच्छे से पढ़ना ये चाहते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, संविधान की यात्रा के नाम का एक प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पे मैंने संविधान के मुख्य स्रोत के बारे में बताया है, बहुत अच्छे से समझाया है, ट्रिक से भी समझाया है। जाएं उसको देखिए। साथ में उसमें प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन भी हैं 10-12, उसको भी प्रैक्टिस करिए, आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। ये हमारा साइंस से क्वेश्चन है। किससे है? साइंस से। ठीक, इसमें जो ये मैराथन क्लास है, इसमें आपको सारे जितने भी सब्जेक्ट आते हैं एसएससी जीडी में सबसे पूछा गया है। साइंस से भी है, पॉलिटी से भी है, हिस्ट्री से भी है, ज्योग्राफी से भी है, कुछ क्वेश्चन करंट के भी हैं। करंट के क्वेश्चन मैंने ज़्यादा डाला नहीं है क्योंकि करंट की एक मैराथन वीडियो आएगी, उसमें पूरा करंट क्लियर करेंगे आपको। ये क्वेश्चन है कि एस ब्लॉक के पहले समूह के तत्वों को जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? जो पहले एस ब्लॉक के पहले तत्व होते हैं उनको किस रूप में जाना जाता है? तो उनको क्षारीय धातु के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? क्षारीय धातु के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश का जो नृत्य है वो कौन सा है इन ऑप्शन में? ठीक है, तो उसका क्या नृत्य है? बुइया नृत्य है। क्या है? बुइया नृत्य कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। बुइया नृत्य कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। और हम कुछ जो राज्य हैं उनके नृत्य के बारे में बता रहे हैं। जैसे गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का है। गुजरात का और देख ले रहे हैं, गरबा है, डांडिया है। क्या है? डांडिया है, और गरबा है, डांडिया है, भवई है, हाँ भवई है। आगे क्या है? भवई है, और ज्यूरिन है। क्या है? ज्यूरिन है। ये सब कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। साथ में असम का आपको बता रहा हूँ, असम बहुत पूछा जाता है। असम का क्या है? बिहू है। ठीक है, बिहू है, और नट पूजा है, नट पूजा है, ये सब बहुत आते हैं। नट पूजा है, महारस है। क्या है? महारस है। और असम का हो गया। आपको बिहार का भी हमने आपको बताया, बिहार यहाँ नहीं बता रहा हूँ, आंध्र प्रदेश का यहाँ बता रहा हूँ आपको। क्या? आंध्र प्रदेश का बता रहा हूँ। आंध्र प्रदेश का क्या है? आंध्र प्रदेश का सबसे फेमस शास्त्रीय नृत्य है वहाँ का, क्या? कुचिपुड़ी। क्या है? कुचिपुड़ी। साथ साथ कुचिपुड़ी हो गया, और कोलाटम है। क्या? कोलाटम। ये सब कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के हैं। असम का बता दिया, आंध्र प्रदेश का बता दिया, गुजरात का बता दिया। अरुणाचल प्रदेश की बुइया है, यहाँ का नृत्य है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ऑपरेशन डूरांडल के दौरान फ्रांस ने किस प्रकार की मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था? तो जो ये ऑपरेशन डूरांडल था, इसके दौरान फ्रांस ने जो सफलतापूर्वक मिसाइल का परीक्षण किया था वो क्या था? वो परमाणु क्रूज मिसाइल था। क्या? परमाणु क्रूज मिसाइल था, इसका उसने सफलता से परीक्षण किया था। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। फिर आ गया संविधान से क्वेश्चन। संविधान का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में
भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? क्या है? उपाधियों के अंत से संबंधित। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो उपाधियों का जो अंत है वो किस अनुच्छेद में है? वो 18, अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। ठीक है, उपाधियों के अंत के बारे में अनुच्छेद 18 में बताया गया है। समझ में आया आपको? अगला है और ऑप्शन जो है इसमें उसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 25 क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। क्या? अंतःकरण की स्वतंत्रता किस में है? 25 में है। वहीं 14 में क्या है? काफी ज्यादा पूछा जाता है 14 में क्या है? कानून की समक्ष समानता का अधिकार। क्या? समानता का अधिकार। इसको हम लोग कहते हैं कि ये समानता का अधिकार है। क्या है? समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 30 है जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यकों के धर्म के आधार पर जो उनकी भाषा है उसके बारे में बताया गया है। अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यह है स्पोर्ट से संबंधित। आप जानते हैं स्पोर्ट से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। स्पोर्ट के कुछ वर्ड से संबंधित क्वेश्चन आता है, स्पोर्ट के प्लेयर से संबंधित क्वेश्चन आता है। ऐसे ही स्पोर्ट से हम ये वाला क्वेश्चन लिए हैं। क्या है? निम्नलिखित में से किस खेल में बैक स्टिक शब्द का प्रयोग किया जाता है? किस खेल में बैक स्टिक शब्द का प्रयोग किया जाता है? स्टिक शब्द का प्रयोग ही उसमें हॉकी में किया जाता है। तो बैक स्टिक का प्रयोग किसमें किया जाता है? हॉकी में किया जाता है। जैसे बैक स्टिक का प्रयोग इसमें हॉकी में किया जाता है। अंडर कटिंग, कभी कभी अंडर कटिंग वर्ड पूछ लेता है, अंडर कटिंग भी हॉकी में ही प्रयोग किया जाता है। ऐसे वर्ड को भी आप याद रखिए जो स्पोर्ट से संबंधित हैं वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है करंट से रिलेटेड क्वेश्चन। क्या है? करंट से रिलेटेड क्वेश्चन। क्या है? यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय टॉप पे रहा है या शीर्ष पे रहा है? तो जो यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है 2024 की, उसमें नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर को किस पे रखा गया है? ये टॉप पे है। किस पे है? ये टॉप पे है। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। फिर आ गया जनगणना से हमारा क्वेश्चन। एक और जनगणना से ये क्वेश्चन हमारा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? जो जनगणना 2011 की हुई थी, हाँ, जनगणना से आप एक चीज जरूर याद रखिएगा, हमें ऑप्शन के साथ ही चलना है। क्या? हमें ऑप्शन के साथ ही चलना है। जो हमारे ऑप्शन में होगा हमें उसी में क्रम निर्धारित करना है। ठीक है, उसी में क्रम निर्धारित करना है। तो जो सबसे कम जनसंख्या थी 2011 के जनगणना के अनुसार वो किसकी थी? तो वो थी सिक्किम की थी। किसकी थी? सिक्किम की थी। सिक्किम की कितनी आबादी थी कुल? तो सिक्किम की कुल आबादी 6,11,000 थी। कितनी? 6,11,000। ठीक है, ये किसकी थी? ये सिक्किम की पूरी आबादी थी। कब? जब 2011 की जनगणना हुई थी। समझ में आया आपको? साथ साथ यूपी सबसे बड़ा राज्य बना था, उसकी आबादी सबसे ज्यादा थी। कितना थी? वो लगभग 20 करोड़ के आसपास, 19 करोड़ 98 लाख ऐसे समथिंग थी। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़े हैं? जो एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, शंभू महाराज एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, वो किस नृत्य शैली से जुड़े हैं? शंभू महाराज किस नृत्य शैली से जुड़े हैं? तो ये कथक से जुड़े हैं। कहाँ से जुड़े हैं? कथक से जुड़े हैं। और कथक शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तो कथक जो शास्त्रीय नृत्य है ये यूपी का है। कहाँ का है? यूपी का है। और ये जो शंभू महाराज थे ये किससे ताल्लुक रखते थे? कभी कभी आपको घराने से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैसे शंभू महाराज किस घराने से ताल्लुक रखते थे? तो ये लखनऊ घराने से ताल्लुक रखते थे। कहाँ से? लखनऊ घराने से ताल्लुक रखते थे। लखनऊ घराने से शंभू महाराज ताल्लुक रखते थे। ठीक है, और कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, हमने आपको बताया। शंभू महाराज कथक से रिलेटेड थे। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीके नायडू ट्रॉफी, काफ़ी बार आप प्रैक्टिस सेट किए होंगे तो आपको पता होगा कि ट्रॉफी से क्वेश्चन जरूर आता है। कौन सी ट्रॉफी किससे संबंधित है? कौन सी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। जैसे आपसे पूछ लेता है कभी कभी कि फीफा विश्व कप किससे संबंधित हो, तो फीफा किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। और एशिया कप पूछ लेता है, एशिया कप क्रिकेट से संबंधित है। ऐसे ही बैडमिंटन कप पूछ लेता है, बैडमिंटन से पूछ लेता है कि
यूरोपीय कप किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। आगा खां कप किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। तो जो जैसे सीके नायडू ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो सीके नायडू क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको बता रहा हूं देख लीजिएगा। जैसे कभी कभी पूछ लेता है आपसे आईपीएल, आईपीएल किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। ये फेमस है, काफी लोग जानते हैं इसके बारे में। रणजी ट्रॉफी पूछ लेता है, क्या? रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी किससे है? ये भी क्रिकेट से है। साथ साथ और विजय हजारे ट्रॉफी, ये सब इंडिया के हैं। विजय हजारे ट्रॉफी ये किससे है? ये भी क्रिकेट से है। ठीक, फुटबॉल के एक दो आपको बता रहा हूं। जैसे फुटबॉल का आपसे पूछता है संतोष ट्रॉफी, क्या? संतोष ट्रॉफी या संतोष कप, जो भी पूछ ले। और संतोष ट्रॉफी हो गया, ये पूछता है आपसे। एक पूछता है आपसे कि इंडियन सुपर लीग, क्या? इंडियन सुपर लीग, ये भी फुटबॉल से है। इंडियन सुपर लीग ये भी फुटबॉल से है। हॉकी के कुछ आपको बता रहा हूं, एक दो। आगा खां कप बहुत पूछता है कि आगा खां कप किससे संबंधित है? वो हॉकी से संबंधित है। वहीं बेल्स ट्रॉफी किससे संबंधित है? ये भी हॉकी से संबंधित है। बैडमिंटन का आपको एक दो बता रहा हूं। बैडमिंटन से जैसे कि आपने देखा होगा थॉमस कप, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला थॉमस कप, उबेर कप, ये बहुत पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है थॉमस के कौन खेलता है, उबेर कप कौन खेलता है। तो थॉमस कप मेल के लिए है और उबेर कप फीमेल के लिए। थॉमस मेल, उबेर फीमेल। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? तो जो आत्मनिर्भर शब्द की उत्पत्ति हुई थी, आत्मनिर्भर शब्द की बात की गई थी, वो किस में की गई थी? वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना में की गई। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बांग्लादेश क्या है? काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। आप लोग जानते हैं बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है इस समय। अभी हाल ही में हमारे भारत के जो पीएम के पर्सनल वो हैं, वो गए हैं बांग्लादेश से, वापस आए हैं। काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई है, हिंदुओं का वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। इसके लिए भारत सरकार कुछ ना कुछ करने चाह रही है या फिर हो रहा है। जो हो रहा है वो देख रहे हैं आप लोग। आइए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं, कंट्रोवर्सी में नहीं फंसते हैं। क्या है? बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा था? मतलब जो बांग्लादेश है वो कब पूरी तरह पाकिस्तान से कब अलग हुआ? तो बांग्लादेश कब पाकिस्तान से अलग हुआ? ये 1971 में अलग हुआ। तो 1971 से पहले क्या था? बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। क्या है? पाकिस्तान का हिस्सा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरित क्रांति में शामिल नहीं था। जो हरित क्रांति आई थी उसमें क्या नहीं शामिल था? उसमें था सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली का उपयोग। ठीक है, ये हो सकता था क्योंकि हमारी जो हरित क्रांति आई थी वो पूरी तरह कृषि से संबंधित थी। गांव की सड़कों का उन्नयन बिल्कुल नहीं, सड़कों की वहाँ की कोई बात ही नहीं की गई थी। वहाँ पे केवल कृषि की बात की गई थी। कृषि में उन्नत तकनीकी का प्रयोग ये भी कहा गया था। बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्में, ये भी कहा गया था कि बीजों की अधिक उपज हो, ये वाली किस्में थी। उसमें किसकी बात नहीं हुई थी? उसमें सड़कों की कोई बात नहीं हुई थी। ठीक है, ये सब हुआ था, सड़कों की कोई बात नहीं हुई थी। मतलब ये ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी करंट का रिलेटेड क्वेश्चन है कि आईपीएल या इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का फाइनल कहाँ खेला गया था? फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? तो 2024 का जो फाइनल मैच खेला गया था वो चेपॉक स्टेडियम चेन्नई में खेला गया था। चेपॉक स्टेडियम चेन्नई में खेला गया था। इस बार की विजेता कौन रही है? तो केकेआर रही है। इसके कप्तान कौन थे? श्रेयस अय्यर थे। कौन? श्रेयस अय्यर थे। ठीक है, जो केकेआर के कप्तान थे 2024 की विजेता रही है। और उप विजेता कौन रही है? तो उप विजेता हैदराबाद रही है, जिसके कप्तान कौन थे? पैट कमिंस थे। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि संगीतकार शिवमणि किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? जो संगीतकार शिवमणि जी थे वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे या कौन सा वाद्य यंत्र वो बजाते थे? तो क्या बजाते थे? वो बजाते थे ड्रम। क्या बजाते थे? ड्रम बजाते थे। समझ में आया आपको? हम आपको अभी पीछे कुछ वीडियो में बताए थे, पीछे ही वीडियो में बताए थे कि रिलेटेड कौन से व्यक्ति किससे रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। जैसे शहनाई के लिए मैंने बहुत फेमस नाम बताया था आपको। शहनाई के लिए मैंने
बहुत फेमस नाम किसका बताया था अभी पीछे हम लोग उनको भारत रत्न भी दिलवाए थे, कौन थे? शहनाई के लिए जो हमने बहुत फेमस नाम बताया था, कौन बताया था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, शहनाई के लिए मैंने बहुत फेमस नाम बताया था आपको। ऐसे ये कौन थे? ये ड्रम बजाते थे। कौन? शिवमणि सिंह, शिवमणि जी। कौन क्या बताते थे? ड्रम बजाते थे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? पॉलिटी का क्वेश्चन है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, इसमें कुल अधिकतम कितनी सीटें हैं? मैक्सिमम 250 सीटें हैं। मैक्सिमम 250 सीटें हैं, याद रखिएगा, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, 250 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है कि थाई पूसम क्या है? थाई पूसम एक धार्मिक त्योहार है जो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कभी कभी ऐसे पूछ लेता है थाई पूसम कहाँ का प्रमुख त्योहार है? तो थाई पूसम कहाँ का है? ये हमने आपको एक एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर था वहां बताया था। थाई पूसम कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है। थाई पूसम कहाँ का है? तमिलनाडु का एक प्रमुख त्योहार है। ठीक है, ये किसको समर्पित है? तो ये भगवान मुर्गा को समर्पित है। किसको? भगवान मुर्गा, ठीक है, को समर्पित है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है प्लासी के युद्ध के बाद बनाया गया था, जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसके बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? पूछने का मतलब है कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? तो जो प्लासी का युद्ध खत्म हुआ था तो बंगाल का नवाब किसे बना दिया गया था? मीर जाफर को बना दिया गया था। किसको बना दिया गया था? मीर जाफर को बना दिया गया था बंगाल का नवाब। ठीक है, मीर जाफर ने धोखा दिया था और क्लाइव जीत गया था। क्लाइव ने मीर जाफर को क्या किया था? बंगाल का नवाब बना दिया था। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अंतरराष्ट्रीय क्या है? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से क्वेश्चन जरूर मिलता है आपको। दिवस की एक शॉर्ट वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी है, आप लोग स्टैटिक जीके का पार्ट खोलिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको दिवस से रिलेटेड एक वीडियो जरूर मिल जाएगी। क्या है? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ये कब मनाया जाता है? ये गांधी जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? गांधी जी के जन्मदिन पर अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। समझ में आया आपको? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस गांधी जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली, कौन निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त बनी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन बनी थी? तो ये बनी थी रमा देवी। कौन बनी थी? रमा देवी ये भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त बनी थी। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त बनी थी। ठीक है, इसके पहले ये क्या थी? कर्नाटक की राज्यपाल भी थी। ये कुछ और प्रथम महिला के बारे में जानते हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल क्या थी? हमारी प्रथम महिला भारत की राष्ट्रपति थी। कब से? 2007 से लेके 12 तक ये प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। निर्मला सीतारमण जी क्या है? तो ये इनको आप मान लीजिए कि प्रथम पूर्णकालिक रक्षा मंत्री भी रही हैं, मतलब पूर्ण रूप से रक्षा मंत्री भी रही हैं, और साथ साथ ये हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है इनके, हाँ फाइनेंस मिनिस्ट्री इसके पास, इनके पास है, वो भी इनके पास रही है। ठीक है, मीरा कुमार क्या रही हैं? तो मीरा कुमार हमारी प्रथम लोकसभा महिला की अध्यक्ष रही हैं, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष रही हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? क्या है? धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? धुआंधार जलप्रपात कई बार एग्जाम में आया है कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है। आइए देखते हैं धुआंधार जलप्रपात। जो धुआंधार जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 30 मीटर की ऊंचाई है। ये नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है? ये एमपी में है। कहाँ पे है? एमपी है, मध्य प्रदेश में है। ये नर्मदा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 30 मीटर के आसपास है। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पीटी ऊषा की आत्मकथा है? अभी पीछे आपको बताया, क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। पीटी ऊषा जी की आत्मकथा क्या है? गोल्डन गर्ल, प्लेइंग इट माई वे सचिन की है। ठीक है, वहीं साथ में द रेस टू माई लाइफ मिल्खा सिंह की है। ये आपको पीछे बता चुका हूँ, एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ। सनी डेज किसकी है? सुनील गावस्कर जी की। किसकी? सुनील
गावस्कर जी की है सनी डेज, ठीक है। मिल्खा सिंह प्लेइंग द रेस टू माई लाइफ, प्लेइंग इट माई वे सचिन जी की, गोल्डन गर्ल पीटी उषा जी की है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नया उपन्यास गोविंद के लेखक कौन है? कौन? गोविंद के लेखक कौन है? उपन्यास गोविंद के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया एग्जाम में। तो इसके लेखक कौन है? हरिंदर सिक्का। कौन? हरिंदर सिक्का इसके लेखक हैं, हरिंदर सिक्का जी, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। भारत की भारतीय मुक्केबाजी चैंपियन मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित थी? तो मैरी कॉम कहां से संबंधित है? तो मैरी कॉम कहां की थी? मैरी कॉम मणिपुर की थी। कहां की थी? मैरी कॉम मणिपुर के से संबंधित थी, ठीक है। मैरी कॉम मणिपुर से संबंधित थी। इनको पुरस्कार कौन कौन सा मिला है? पद्म विभूषण मिला है। क्या मिला है? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण 2020 में इनको मिला है। वहीं साथ साथ पद्म भूषण भी मिला है इनको, पद्म भूषण भी मिला है। ये कब मिला है? ये 2013 में मिला है। और इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी मिला है। ध्यानचंद पुरस्कार या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2009 में मिला है। और साथ साथ इनको पद्म श्री भी मिला है। क्या? पद्म श्री भी मिला है। कब मिला है? 2006 में। इनके पुरस्कार को जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। हमने आपको भी बताया था कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलते ही रहेंगे और उनसे जो संबंधित कीवर्ड हैं उनसे भी क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। क्या आ गया? शब्द लव। क्या? शब्द लव का संबंध किस खेल से है? क्या है? शब्द लव का संबंध किस खेल से है? तो लव का संबंध किस खेल से है? लव लॉन टेनिस से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया है। लव का संबंध किससे है? लॉन टेनिस से है। गोल्फ से मैं कुछ बता दे रहा हूं आपको, जो पूछे जाते हैं उसमें क्या होता है? बोगी होता है। क्या होता है? बोगी है। ये गोल्फ से संबंधित है। फोर बॉल है। क्या है? फोर बॉल है, ठीक है। ये सब किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। वहीं फुटबॉल से संबंधित क्या है? तो फुटबॉल से संबंधित फ्री किक। क्या है? फ्री किक, ये फुटबॉल से संबंधित है। और हेडर है, ये किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। शतरंज का भी आपको बता दे रहा हूं। तो शतरंज से आपको मिलता है कुछ कीवर्ड, जैसे चेकमेट। क्या मिलता है? चेकमेट। ये किससे है? शतरंज से है। और क्या है? ग्रैंड मास्टर। क्या है? ग्रैंड मास्टर। ये सब किससे मिलते हैं? ये सब फुटबॉल और शतरंज से मिलते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं कि भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल में कितनी भाषाएं होती हैं? जो भारतीय मुद्रा होती है उसमें जो पीछे नोट के पैनल होते हैं उसमें कुल कितनी भाषाएं होती हैं? तो कुल 15 भाषाएं लिखी होती हैं। कितनी भाषाएं लिखी होती हैं? 15 भाषाएं लिखी होती हैं। कभी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन कौन सी लिखी होती हैं। एक बार मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, आप सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा। फिलहाल पूछी कभी नहीं जाती हैं। उसमें लिखा होता है असमिया लिखी होती है, बंगाली लिखी होती है, गुजराती लिखी होती है, कन्नड़ लिखी होती है, कश्मीरी लिखी होती है, कोंकणी लिखी होती है, मलयालम लिखी होती है, मराठी लिखी होती है, नेपाली लिखी होती है, उड़िया लिखी होती है, पंजाबी लिखी होती है, संस्कृत लिखी होती है, तमिल, तेलुगु और उर्दू लिखी होती है। हिंदी तो उसमें लिखी ही लिखी होती है। इतनी भाषाएं जो उसका पीछे का पैनल बना होता है उसमें लिखी होती हैं, ठीक है। एक बॉक्स आप देखे होंगे, आपके पास नोट है तो पलट के देखिए, जहां पैसा लिखा होता है उसके नीचे एक बॉक्स में लिखा होता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम से संबंधित है? असम के लिए अभी हमने आपको बताया था कि असम से संबंधित कौन सा? बिहू था। क्या था? बिहू था असम से। और बुइया नृत्य भी बताया था पीछे एग्जाम में, अभी पढ़ के आए हम लोग। कहाँ का था ये? अरुणाचल प्रदेश का था। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। और नोक कराम नृत्य कहाँ का है? नोग कराम नृत्य कहाँ का है? ये मेघालय का है। कहाँ का है? मेघालय का है। कहाँ का है? मेघालय का है। और होजगिरी कहाँ का है? तो ये त्रिपुरा का है। कहाँ का है? त्रिपुरा का है, ठीक है। चारों ऑप्शन क्लियर हुआ आपका। बिहू कहाँ का है? असम का है। पूछा क्या है? असम का नृत्य कौन सा है? तो बिहू है। आगे चलते हैं, ये भी काफी ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि रामप्पा मंदिर, क्या है? रामप्पा मंदिर
किस भगवान को समर्पित है? तो जो रामप्पा मंदिर है वो किस भगवान को समर्पित है? आइए देखते हैं रामप्पा मंदिर के बारे में। ये किसको संबंधित है? तो ये भगवान शिव को संबंधित है। किसको संबंधित है? भगवान शिव को संबंधित है। इसको एक नाम से और जाना जाता है। इसको क्या नाम किस नाम से जाना जाता है? इसको राम लिंगेश्वर नाम से न जाना जाता है। क्या? राम लिंगेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। राम लिंगेश्वर के नाम से रामप्पा मंदिर को भी जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों में कौन सी जोड़ी गलत है? अभी हमने आपको बताया था वाद्य यंत्र से कौन किससे संबंधित है। अब पूछ लिया आपसे कौन सी गलत है, मतलब एक गलत है, बाकी सारे सही होंगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, हमने आपको बताया था शहनाई बजाते हैं, बिल्कुल सही है। आगे पंडित राम नारायण क्या बजाते हैं? सरोद बजाते हैं। यही हमें गलत लग रहा है, क्योंकि सरोद नहीं, वो सारंगी बजाते हैं। क्या बजाते हैं? सारंगी बजाते हैं। कौन? राम नारायण सारंगी बजाते हैं। ठीक है, जो एन राजम है, क्या? एन राजम वायलिन बजाते हैं। साथ साथ पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं। ये आपको मैंने बताया था पीछे, ये बताया था, ये नया है, लिख लीजिए। पंडित एन राजम वायलिन बजाते हैं और पंडित राम नारायण सरोज नहीं सारंगी बजाते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। समझ आया आपको? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में राज्य कार्यपालिका से संबंधित है? तो राज्य कार्यपालिका से संबंधित अनुच्छेद, अभी हमने पीछे राज्य कार्यपालिका राज्यपाल के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में देखा था। तो ये किस अनुच्छेद में था? 153 से लेकर 167 के बीच में इन सभी का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचवर्षीय योजना, क्या? पंचम पंचवर्षीय योजना, पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी, और षष्ठम पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना के बीच जो समय है उसको क्या नाम से जाना जाता है? तो उसको आवर्तित नाम से जाना जाता है। क्या? आवर्तित नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। ओजोन क्षरण सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि ओजोन क्षरण सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? सबसे अधिक ये ध्रुवों पे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ध्रुव पे पाया जाता है। ओजोन का क्षरण सबसे ज्यादा ध्रुव पे है। अगला क्वेश्चन हमारा है किस ग्रह को आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह को, सीधा सीधा बात है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो ये आयरन ऑक्साइड के कारण इसको लाल ग्रह कहा जाता है। और ये कौन है? मंगल है। ठीक है, मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 2 इसके महत्वपूर्ण चंद्रमा है। चंद्रमा दैट मीन्स की इसके उपग्रह कौन? फोबोस, ये एग्जाम में आते हैं, फोबोस और डोमोस। क्या? फोबोस और डोमोस, ये बहुत एग्जाम में आते हैं। इसके क्या है? चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा है। चंद्रमा मतलब उपग्रह है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की गैर संघीय विशेषता है? भारतीय संविधान की गैर संघीय विशेषता, स्वतंत्र न्यायपालिका है भारत में। एकल संविधान देखते हैं। लिखित संविधान तो भारत का ही है, ये सही है। शक्तियों का विभाजन है, केंद्र और राज्य दोनों में विभाजन है, मतलब एकल संविधान यहाँ का नहीं है। ठीक है, यहाँ का एकल संविधान नहीं, संघीय सरकार भी यहाँ की विशेषता है। यहाँ की विशेषता क्या है? संघीय सरकार है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपनी शहरी नगरी योजना के लिए प्रसिद्ध थी? सबसे फेमस सभ्यता थी जो अपनी शहरी और नगरी योजना दोनों के लिए फेमस थी, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कोणार्क सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था, वह किस वंश से संबंधित है? तो जो कोणार्क सूर्य मंदिर बनवाए थे नरसिंह देव प्रथम, वो किस राजवंश से थे? तो पूर्वी गंग राजवंश से थे। क्या? पूर्वी गंग राजवंश से ये थे। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहे आज के हमारे मैराथन वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमने आपको कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया होगा। वैसे तो आपके पास खाली 54 को या 53 क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन को मिला के लगभग 200 क्वेश्चन के आसपास हो गए होंगे।
अगर आपको अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे, वहां आपको इसकी पीडीएफ डिक्टो ऐसे मिल जाएगी और आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, जिससे इस बार आपको परेशान ना होना पड़े, आपका सिलेक्शन हो जाए। तो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें, 2-2, 4-4 लोगों में शेयर करें, जिससे थोड़ा चैनल की ग्रो हो। कमेंट करके बताएं कैसी लगी वीडियो, मोटिवेशन मिलेगा। लाइक करें, अच्छा लगेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी एक मैराथन वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए। हम आपकी छोटी छोटी टॉपिक को छोटे छोटे वीडियो में क्लियर करेंगे। ऐसे ही स्टैटिक जी के हिंदी के एक मैराथन वीडियो लाके आपकी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, और आपके सिलेक्शन में थोड़ा सा हिस्सा इसका रहेगा, जिससे आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तैयारी करते रहें, छोड़े मत, बहुत अच्छे से पढ़ते रहें। ख्याल रखें अपना, रिवीजन बार बार करिए, वीडियो को जरूर शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।